बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशंस पे डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये एक वेक्टर है इन 3 डायमेंशन। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वेक्टर की मैं कंपोनेंट मालूम करता हूँ, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, जो कि मैं ऑलरेडी इससे पहले कर चुका हूँ। तो पहले मैं इस डायग्राम में करता हूँ थ्रू ग्राफिकली। यहाँ पे देख ले, ये आपका वाई कंपोनेंट आ गया। वाई कंपोनेंट के बाद अब ये आपका जेड कंपोनेंट आ गया और ये जो है ये आपका एक्स कंपोनेंट आ गया। तो ये एक्स कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। तो ये आपका वाई जे, या वाई को मैं कैपिटल लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका वाई जे। ये आ जाएगा आपका एक्स आई और ये आपका आ जाएगा जेड के। अच्छा, इसके बाद मैं लिख सकता हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी मालूम कर चुका हूँ, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मीन्स के ये जो आर वाई है ये आर एक्स है और ये आर जेड है, और ये जो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ टाइम टी। सो मैं लिख सकता हूँ दैट द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी आर वेयर एक्स वाई जेड, these coordinates are functions of time t। अच्छा, जब ये these are function of time t, तो मैं ये जो पोजीशन वेक्टर है r है, तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी को मालूम कर सकता हूँ। वेलोसिटी मुझे पता है कि आप जो पोजीशन वेक्टर है या जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी आप क्या कर ले, डेरिवेटिव मालूम कर ले। तो मैं लिख सकता हूँ डी आर डिवाइडेड बाय डी टी। तो मेरे पास जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्स की जब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो एक्स डॉट आता है, मीन वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, और आई यूनिट वेक्टर प्लस यहाँ पे वाई डॉट जे यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे जेड डॉट वेलोसिटी इन दी जेड डायरेक्शन, वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन और के। तो सिंपली मैंने क्या कर दिया कि जो आपके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स है, दीज आर फंक्शंस ऑफ टाइम टी। तो फिर यहाँ पे मैं डेरिवेटिव मालूम करता हूँ, तो डेरिवेटिव मेरे पास आती है एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट जेड डॉट। तो और सिंपली आई जे और के, दीज आर यूनिट वेक्टर्स। तो ये डायरेक्शन के लिए हम रिप्रेजेंट करते, तो डायरेक्शन आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है एक्स वाई जी आर फंक्शन ऑफ टाइम टी। सो आपकी जो वेलोसिटी है ये भी फंक्शन ऑफ टाइम टी होगी। तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन को मालूम कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि मैं एक्सेलरेशन को किस तरह मालूम कर सकता हूँ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर एक्स डॉट है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स डबल डॉट आई यूनिट वेक्टर अपनी जगह पे, यहाँ पे वाई डबल डॉट जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड डबल डॉट के यूनिट वेक्टर। टू समराइज मैं लिख सकता हूँ कि एक्स डॉट जो है वो आपका वेलोसिटी है इन एक्स कंपोनेंट, तो वी एक्स इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट, फिर आपकी वी वाई इज इक्वल टू वाई डॉट के वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, फिर वी जेड इज इक्वल टू जेड डबल डॉट। नेक्स्ट एक्सेलरेशन आपकी ए एक्स, तो वो एक्स डबल डॉट इन दी एक्स डायरेक्शन, ए वाई वाई डबल डॉट मीन्स इन एक्सेलरेशन इन दी वाई डायरेक्शन, और ए जेड जेड डबल डॉट इन दी
जेड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन दी जेड डायरेक्शन। अब ये मैंने वेलोसिटी भी मालूम कर दी, एक्सेलरेशन भी मालूम कर दी, और मेरे पास वेलोसिटी इन एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी इन वाई कंपोनेंट, वेलोसिटी इन जेड कंपोनेंट, एक्सेलरेशन इन एक्स कंपोनेंट, एक्सेलरेशन इन वाई कंपोनेंट, एक्सेलरेशन इन जेड कंपोनेंट, ये मेरे पास आ गई। अब इस पे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करता हूँ, उसके लिए इक्वेशंस मालूम करता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल में मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल लेता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में आपके पास एक्स कंपोनेंट भी इन्वॉल्व होता है, वाई कंपोनेंट भी इन्वॉल्व होता है, और जेड कंपोनेंट भी इन्वॉल्व होता है। तो अब मैं आता हूँ इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ, मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। अच्छा, मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि एक्स, वाई और जी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब मुझे पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्स कंपोनेंट में जो एक्सेलरेशन होती है वो ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट में जो एक्सेलरेशन है वो मेरे पास ज़ीरो है, और वाई कंपोनेंट में जो एक्सेलरेशन है वो है माइनस जी, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी आपका जो पार्टिकल है वो जा रहा है। तो जो आपका प्रोजेक्टाइल है तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो ज़ीरो है, जबकि वाई कंपोनेंट है वो माइनस जी, क्योंकि वो जा रहा है आउट ऑफ द अगेंस्ट द ग्रेविटी। और यहाँ पे सिर्फ ए जेड जो कंपोनेंट है वो भी यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे ज़ीरो है। तो यहाँ पे सिर्फ हम कंसिडर करते हैं आपका जो वाई कंपोनेंट है, तो इसको मैं कंसिडर करूँगा। एक्स कंपोनेंट ऑलरेडी मुझे पता है कि इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और जेड कंपोनेंट जो है ये मैं सपोज़ करता हूँ कि ये भी ज़ीरो है। नेक्स्ट मैं सपोज़ करता हूँ कि देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, या एयर रेजिस्टेंस जो है उसको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। अब प्रैक्टिकली ये होगा नहीं, लेकिन मैं जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन ये करता हूँ कि एयर रेजिस्टेंस को मैं नेग्लेक्ट करता हूँ। और ये एयर रेजिस्टेंस होगा तो मेरे पास जो फार्मूला आएगा तो उस फार्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस आपका एयर रेजिस्टेंस की वजह से होगा, जो कि ऑलरेडी मैं इसको नेग्लेक्ट कर चुका हूँ। अच्छा जी, अब ये मेरे पास तीन इक्वेशंस आ गए कि ए एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ए वाई इज़ इक्वल टू माइनस जी, और ए जेड आर जेड डबल डॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट अब मैं इनको इंटीग्रेट करूँगा और वेलोसिटी के लिए कोई इक्वेशन मालूम करूँगा फॉर एक्स, फॉर वाई एंड फॉर जेड, और फिर उनको मज़ीद फिर इंटीग्रेट करूँगा, और एक्सेल जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन वेक्टर है उसके लिए फिर मैं इक्वेशन मालूम करूँगा। तो पहले मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, आता हूँ वेलोसिटी की तरफ, ताकि मैं इसकी वेलोसिटी मालूम करूँ। तो पहले मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, फिर वाई कंपोनेंट को, फिर जेड कंपोनेंट को। अच्छा जी, तो मैं पहले ए एक्स को इंटीग्रेट करता हूँ। मैं जनरली यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इंटीग्रेट द अबव इक्वेशंस। अच्छा, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि जो पहला वाला ये इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट करता हूँ। एक्स इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये मुझे पता है एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू डी बाई डी टी। वेलोसिटी को जब मैं इसकी डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो इट इज़ इक्वल टू एक्स डबल डॉट, तो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सिर्फ मैंने क्या कर दिया कि इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख दिया कि मैं अगर वेलोसिटी के डेरिवेटिव ले लूँ तो इट इज़ इक्वल टू एक्स डबल डॉट और एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख ले डी टी को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ और डी एक्स यहाँ पे रह जाएगा, तो ये आ जाएगा डी एक्स डॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो डी टी। और फिर मैं क्या करता हूँ, इनकी इंटीग्रेशन लेता हूँ, यहाँ पे मैं इनकी इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। डी टी यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर इंटीग्रेशन ले लिया, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये जितने प्रोसेस हम कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे मैं लिमिट्स लूँगा, तो लिमिट्स क्या होगी, यहाँ पे इनिशियल वी एक्स नॉट टू वी एक्स, वी एक्स नॉट टू वी एक्स, इनिशियल से जो फाइनल वेलोसिटी होगी।
और यहाँ पे t के लिए आपके पास लिमिट्स क्या होगी 0 to t। dt यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर इंटीग्रेशन ले ली और फिर इंटीग्रेशन पे लिमिट्स ले ली। अच्छा जी, नेक्स्ट मुझे पता है कि इसकी डेरिवेटिव जो है इट इज़ इक्वल टू एक्स डॉट, और फिर एक्स डॉट में जब मैं ये वैल्यूज़ पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा v, या सिंपली मैं इस तरह लिख लेता हूँ वी एक्स माइनस वी एक्स नॉट, क्योंकि मुझे पता है डी एक्स डॉट की जो इंटीग्रेशन आती है वो एक्स डॉट होगी। फिर एक्स डॉट में जब मैं लिमिट्स को पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा वी एक्स माइनस वी एक्स नॉट, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0 बाहर आ जाएगा, डी टी की इंटीग्रेशन टी आ जाएगी, टी माइनस 0, लेकिन फिर जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 0 आएगा। तो इस 0 की वजह से यहाँ पे 0 आंसर आ रहा है। वी एक्स नॉट को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड की तरफ, तो वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स नॉट। तो यहाँ पे देख ले वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स नॉट के जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही ओवरऑल वेलोसिटी होगी मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल की। जिस एक्स कंपोनेंट की तरफ जितनी वेलोसिटी हम उसको देंगे वही उसकी ओवरऑल एंड तक वेलोसिटी होगी। ये हमने इस इक्वेशन से मालूम कर दिया। अब जबकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है एक्स की तरफ, तो यहाँ पे क्या है कि एक्सेलरेशन में आपका 0 होगा। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन वहाँ पे 0 होगी। नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास x के लिए आ गई, अब मैं y के लिए इक्वेशन मालूम करता हूँ। तो y के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको ले लूँगा, ये जितना प्रोसेस हो गया सेम इसी तरह इसके लिए भी प्रोसेस करूँगा। तो मैं लिख सकता हूँ ए वाई इज़ इक्वल टू वाई डबल डॉट, और वाई डबल डॉट मीन्स के डेरिवेटिव ऑफ वाई डॉट, वाई डबल डॉट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वाई डॉट, और फिर माइनस जी। अच्छा जी, नेक्स्ट अब यहाँ पे देख ले डी टी को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा डी वाई डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस जी इंटू डी टी। नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूँ कि इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ, और दोनों साइड पे मैंने इंटीग्रेशन ले ली और फिर इंटीग्रेशन के बाद लिमिट्स, तो लिमिट सेम वही लिमिट से यहाँ पे आ जाएगी वी वाई नॉट, यहाँ पे आ जाएगी वी वाई इनिशियल माइनस फाइनल, और यहाँ पे टाइम के लिए तो 0 to t। नेक्स्ट अब मैं क्या कर लूँगा, सेम डेरिवेटिव ऑफ वाई डॉट मेरे पास इसकी जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगी वाई डॉट के इक्वल, और सॉरी वाई के इक्वल, जिस तरह एक्स डॉट आ गया था एक्स के इक्वल। तो पहले मेरे ख्याल में मैंने इसको गलत कहा था, तो डी एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स डॉट इज़ इक्वल टू, क्योंकि मुझे पता है कि यस, तो यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है तो इट इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स डॉट सिम। ठीक है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव डी और इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वाई डॉट, वाई डॉट में ये वैल्यूज़ मैं पुट कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा वी वाई माइनस वी वाई नॉट, और यहाँ पे माइनस जी और डी टी की इंटीग्रेशन है वो टी आ जाएगी, और टी में फिर मैं वैल्यूज़ पुट कर दूँगा टी माइनस 0, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे वी वाई इज़ इक्वल टू वी वाई नॉट प्लस सॉरी माइनस जी टी। अच्छा दोबारा देख लें, यहाँ पे एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स डॉट इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे देख ले डी टी यहाँ पे शिफ्ट हो गया 0 डी टी डी एक्स डॉट,
फिर मैंने लिमिट्स अप्लाई कर दिए इनिशियल टू फाइनल और 0 टू टी। फिर यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स डॉट आ जाएगा। एक्स डॉट में जब मैं लिमिट्स पुट करूँगा तो आ जाएगा वी एक्स माइनस वी एक्स नॉट। यहाँ पे देख ले डी वाई डॉट डिवाइड बाई डी टी को यहाँ पे शिफ्ट कर लूँगा, डी वाई डॉट इज इक्वल टू माइनस जी टी। यहाँ पे डी और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वी वाई माइनस वी वाई नॉट माइनस जी टी। तो ये आ जाएगा मेरे पास वेलोसिटी के लिए एक इक्वेशन फॉर वाई एक्सिस। नेक्स्ट अब मैं जेड एक्सिस की तरफ आता हूँ। तो जेड एक्सिस के लिए भी सेम यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है वही मैं जेड एक्सिस के लिए भी करूँगा कि मेरे पास ए जेड इज़ इक्वल टू जेड डबल डॉट इज़ इक्वल टू डी बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ जेड डॉट इज़ इक्वल टू 0। तो डी टी को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा, यहाँ पे आ जाएगा डी जेड डॉट और फिर इंटीग्रेशन ले लूँगा 0। क्या किया मैंने, डी टी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया और फिर इंटीग्रेशन पे मैं लिमिट्स पुट करता हूँ। तो यहाँ पे लिमिट्स आ जाएंगी वी जेड नॉट इंटू वी जेड, यहाँ पे आ जाएगी 0 टू टी क्योंकि टी है। अच्छा, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, जेड डॉट आ जाएगा। जेड डॉट में जब मैं ये लिमिट्स पुट कर लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा वी जेड माइनस वी जेड नॉट इक्वल टू, यहाँ पे टी आ जाएगा इंटीग्रेशन से, लेकिन जो 0 बाहर ही है तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस 0 की वजह से ये सारा टर्म 0 बन जाएगा। और वी जेड इज़ इक्वल टू वी जेड नॉट, जब मैं इसको दूसरी तरफ पे शिफ्ट करूँ तो आपकी यहाँ पे देख ले कि एक्सेलरेशन जो है वो z कंपोनेंट में 0 है, क्योंकि जो इनिशियली वेलोसिटी थी z डायरेक्शन में तो वही ओवरऑल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अब हम आते हैं पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट की तरफ कि इन्होंने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो अब फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा और इसको इंटीग्रेट। अच्छा जी, तो ये इनको मैं दोबारा अब इंटीग्रेट करता हूँ फॉर फाइंडिंग दी एक्स वाई और जेड, यानी कि पोजीशन वेक्टर्स या डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई जी फ्रॉम दिस वेलोसिटीज। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इंटीग्रेट अगेन। नेक्स्ट यहाँ पे देख ले वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स नॉट। तो मैं लिख सकता हूँ वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स नॉट की जगह वी एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी एंड इट इज़ इक्वल टू वी एक्स नॉट। अच्छा जी, अब क्या करता हूँ, डी टी को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वी एक्स नॉट इंटू डी टी। अब नेक्स्ट जो स्टेप है मेरे पास कि मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेता हूँ और इंटीग्रेशन के बाद फिर मैं क्या करूँगा, लिमिट्स को अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे 0 टू टी। अच्छा, लिमिट्स भी अप्लाई हो गए, इंटीग्रेशन भी लग गए। अब डी और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर एक्स आ जाएगा। लिमिट्स को जब मैं पुट कर लूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, और यहाँ पे वी एक्स नॉट अपनी जगह पे आ जाएगा और डी टी जो है, क्योंकि वी एक्स नॉट आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, वी एक्स नॉट बाहर शिफ्ट हो जाएगा। डी टी जो है इसकी इंटीग्रेशन जो है वो टी के इक्वल आ जाएगी। फिर मैं लिमिट्स पुट कर दूंगा टी माइनस 0 तो इससे टी आ जाएगा। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में लिख सकता हूँ वी एक्स नॉट इंटू टी। तो यहाँ पे फाइनली मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी एक्स नॉट इंटू टी। तो ये x के लिए मेरे पास फाइनल एक इक्वेशन आ जाएगी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी एक्स नॉट इंटू टी। नेक्स्ट अब मैं आता हूँ यहाँ पे, तो वी वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ
वी वाई इज़ इक्वल टू, इसको भी मैं इंटीग्रेट करूँगा डी बाय डी टी, और ये y है तो वो अब y, क्योंकि वी वाई वेलोसिटी है और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे आ जाएगा वी वाई नॉट माइनस जी टी। नेक्स्ट अब डी टी को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई इज़ इक्वल टू वी वाई नॉट माइनस जी टी इंटू डी टी अब दोनों के साथ आ जाएगा, और यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा इंटीग्रेशन में मैं क्या करूँगा लिमिट्स अब इसके बाद अप्लाई करूँगा, तो y नॉट टू y, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी है तो 0 टू t, यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, y आ जाएगा, लिमिट्स अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस वाई नॉट। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा वी वाई नॉट, जो कि मुझे पता है ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर शिफ्ट हो जाएगा और 1 आ जाएगा, 1 डी टी मीन्स के t आ जाएगा t माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा वी वाई नॉट इंटू टी प्लस माइनस जी, और फिर यहाँ पे आ जाएगा टी इंटू डी टी मीन्स टी स्क्वायर बाय 2, और जब लिमिट्स पुट कर लूँगा तो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 2। अच्छा वी वाई इंटू नॉट ब्रैकेट करते कि वी वाई ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये यहाँ से आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी y इज़ इक्वल टू वाई नॉट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस वी वाई नॉट इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 और हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आपके पास वेलोसिटी v के लिए, तो आपके पास y के लिए फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अब सेम प्रोसेस में अब z के लिए भी करूँगा, तो z के लिए जिस तरह हमने x के लिए कर दिया सिंपल, वही z के लिए भी इसी तरह है कि आपने क्या करना है वी जेड की जगह पे आपने लिखना है इसकी डेरिवेटिव फॉर्म डी बाई डी टी इंटू जेड, और यहाँ पे ज़ीरो नहीं वी जेड नॉट डी टी वहाँ पे शिफ्ट कर दे, डी जेड यहाँ आ जाएगा वी जेड इंटू नॉट इंटू डी टी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इंटीग्रेशन लिमिट्स अप्लाई करूँगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जेड नॉट इंटू जेड, और यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू टी। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, z आ जाएगा, लिमिट्स पुट कर ले z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे वी जेड नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर शिफ्ट हो जाएगा 1 डी टी, इसका डेरिवेटिव t, और लिमिट्स अप्लाई कर दिया t माइनस 0 तो t आ जाएगा, तो आपके पास फाइनली आ जाएगा वी जेड नॉट इंटू टी, और z नॉट को वहाँ पे शिफ्ट कर दे तो ये आ जाएगा z नॉट प्लस वी जेड नॉट इंटू टी। तो अब आपके पास z के लिए फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ये हमने वेलोसिटी से ये जो z है या डिस्प्लेसमेंट है इन दी z डायरेक्शन वो हमने मालूम कर दिया। ये मेरे पास फाइनल फॉर्म्स आ गई। अब मैं एक और मॉडिफिकेशन करता हूँ या कोई सपोजिशन करता हूँ कि इफ़ प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन ओ, अगर मैं ओरिजिन ओ से सिर्फ एक्स वाई प्लेन को कंसिडर करूँ, जेड प्लेन को मैं कंसिडर ना करूँ, तो मेरे पास क्या होगा, मैं लिखता हूँ एफ प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड इन द एक्स वाई प्लेन, कि सिर्फ एक्स वाई प्लेन को मैं कंसिडर करूं फ्रॉम द ओरिजिन ओ। अच्छा ओरिजिन ओ से मैं इस
प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहा हूँ इन दी एक्स वाई प्लेन, तो अब क्या होगा कि मैं ये वाला कंसिडर करूँगा और ये वाला कंसिडर करूँगा और z जो है ये कंसिडर नहीं करूँगा। अच्छा, तो होगा क्या कि वो फ्रॉम द ओरिजिन है। जब फ्रॉम द ओरिजिन है तो इट मीन्स कि आपका x नॉट ज़ीरो होगा, आपका y नॉट जो है वो ज़ीरो होगा, और z नॉट तो ऑलरेडी ज़ीरो है क्योंकि आपने क्या कहा कि जो एक्स वाई प्लेन में है, तो z नॉट उसी वजह से आपका ज़ीरो है और वी जेड नॉट भी आपका ज़ीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो है z को कंसिडर ही नहीं कर रहे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम प्रोजेक्टाइल को एक्स वाई प्लेन में फायर कर रहे हैं और ये मैं सपोज कर रहा हूँ, और ओरिजिन ओ से। जब ओरिजिन ओ से कर रहा हूँ तो आपकी एक्स नॉट इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है इन दी एक्स डायरेक्शन, इन दी वाई डायरेक्शन, इन दी जेड डायरेक्शन वो ज़ीरो होगी। जेड डायरेक्शन में इसलिए कि मैं जेड प्लेन को जेड एक्सेस को कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, और वी जेड नॉट भी ज़ीरो होगी क्योंकि जेड एक्सेस हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जब ये इक्वल टू ज़ीरो होगा तो आपके जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आ गए फॉर द प्रोजेक्टाइल तो वो रिड्यूस हो जाएंगे। these equations of motions reduce to these equations of motion reduce to, तो क्या हो जाएगा v, ये जो है यहाँ पे x नॉट ख़त्म हो जाएगा। तो इनिशियली आपके इसके लिए जो v की इक्वेशन थी, वी एक्स की जो इक्वेशन थी वो पहले थी वी एक्स नॉट, तो वो तो सेम रहेगी, लेकिन जो एक्स नॉट एक्स के लिए जो इक्वेशन है तो वो उसमें एक्स नॉट ज़ीरो आ जाएगा, एक्स इज़ इक्वल टू ये ज़ीरो आ जाएगा, तो ये मैं लिख सकता हूँ वी एक्स नॉट इंटू टी। नेक्स्ट अब आप देख ले वी वाई के लिए, तो वी वाई के लिए हमारे पास अगर वाई नॉट का कोई टर्म आ रहा है तो वो आपके पास कैंसल आउट होगा। तो यहाँ पे देख ले वी वाई के लिए सेम इक्वेशन आ जाएगी, वी वाई इज इक्वल टू वी वाई नॉट माइनस जी टी। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन है वाई के लिए तो वो रिड्यूस हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वी वाई नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सिर्फ ये वाला इक्वेशन रिड्यूस हो गया। फिर थर्ड में मेरे पास वी जेड नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो और जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे वी जेड भी ज़ीरो आ जाएगा और आपका जो जेड है वो भी ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि जेड को हम जेड एक्सिस को कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो आपकी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है इन दी एक्स वाई प्लेन तो वो रिड्यूस हो जाएंगे इस फॉर्म में। अब ये इक्वेशंस आपको शो करें कि दीज इक्वेशन दैट द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एक्स वाई प्लेन, ये जो यहाँ पे देख ले these are z, तो it shows that your projectile is in the xy plane, the projectile remains in the xy plane and that its motion in the horizontal direction is uniform। यहाँ पे देख लें कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में उसकी मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है, while its motion in the vertical direction is uniformly accelerated। यहाँ पे देख लें ये आपकी जी है, तो ये आपकी टाइम के साथ साथ वेरी हो रही है। ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो रिड्यूस हो गई, तो ये आपको शो कर रहा है कि आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक्स वाई प्लेन में रहेगा। ये मैं यहाँ से देख सकता हूँ ये टर्म ज़ीरो है, तो आपका जो प्रोजेक्टाइल है इट विल रिमेन्स इन द एक्स वाई प्लेन। फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि द मोशंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज़ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्यों है, वेलोसिटी क्यों यूनिफॉर्म है, यहाँ पे देख ले कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो ओवरऑल वेलोसिटी है, वो इट डजंट डिपेंड अपॉन टाइम के, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जो वाई डायरेक्शन के लिए है वर्टिकल डायरेक्शन के लिए दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम, और टाइम के साथ साथ वो वेरी हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि while its motion in the vertical direction is uniformly accelerated, माइनस आ गया तो नेगेटिव डायरेक्शन में कि वो ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। अच्छा जी
एट इंस्टेंट टी, किसी टाइम टी पे ये आपका प्रोजेक्टाइल है, तो ये वाई कंपोनेंट है और ये एक्स कंपोनेंट है। एंड इक्वेशंस डिफाइनिंग द कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ पैराबोला। और फिर हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल बना रहा है वो पैराबोलिक होगा। तो अगर आपके पास आ जाए कि जो ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल बनाता है तो वो ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक होगी, पैराबोलिक शेप में आपके पास होगी, क्योंकि जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है और जो इक्वेशंस में है जो हमने डिफ़ाइन किए, तो किसी इंस्टेंट पे वो जो इक्वेशंस है वो आपको जो पैराबोलिक की इक्वेशन है सेम उसी तरह की इक्वेशन है। तो जो सेम उसी तरह का इक्वेशन है तो आपकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो भी पैराबोलिक होगी। लेकिन ये जो रिज़ल्ट है ये उस वक्त वैलिड होगा जब आप एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करेंगे। अगर एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट होगा तो आपका जो प्रोजेक्टाइल होगा वो पैराबोलिक होगा। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस होगा आप कंसिडर करेंगे तो फिर वो जो है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी अकाउंट में आएगी और फिर वो समहाउ पैराबोलिक नहीं होगा। सो मैं कह सकता हूँ कि the result ceases to be valid when the resistance of the air or the variation with the altitude of the acceleration of gravity is taken into account। तो ये रिज़ल्ट तब तक वैलिड होगा जब एयर रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा। तो आपका जो प्रोजेक्टाइल है अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को न लूँ तो ये जो डिफाइनिंग इक्वेशन है ये सेम पैराबोलिक की तरह इक्वेशन है। तो जो ट्रेजेक्टरी आपकी पैराबोला बनाएगी वो जो प्रोजेक्टाइल बनाएगी वो पैराबोलिक इक्वेशन पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होगी।